मरीना डेलगाडो का जीवन हमेशा के लिए बदल गया जब उन्हें पता चला कि उनका पति, जिसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए सालों तक बलिदान दिए, उन्हें उनके जीवन के सबसे कमजोर मोड़ पर छोड़ देगा। 6 महीने की गर्भवती और जेब में एक पैसा न होने पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान ने उनके लिए एक ऐसा भाग्य लिख रखा है जो उन्हें पूरे शहर की सबसे सम्मानित महिला बना देगा। आयशा शर्मा उस छोटे से अपार्टमेंट में बैठी थीं, जिसे वह रोहित वर्मा के साथ साझा करती थीं। अपने सूजे हुए पेट को सहला रही थीं और उनके ग्रेजुएशन समारोह से लौटने का इंतजार कर रही थीं। 26 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पिछले 8 साल 3 अलग अलग नौकरियों में समर्पित किए थे। उनके हाथ, जो कभी मुलायम और सजे धजे थे, अब कड़ी मेहनत के निशान दिखा रहे थे। सुबह सुबह ऑफिसों की सफाई करना, दिन में कॉलेज में समोसे बेचना और रात में कपड़े सिलना। उन्हें लगा कि सब कुछ इसके लायक था। वह सोच रही थी, क्योंकि जल्द ही उनके पास वह भविष्य होगा जिसका उन्होंने हमेशा एक साथ सपना देखा था। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से यह कहानी सुन रहे हैं। कहानी जारी रखने से पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरवाजा जोर से खुला और रोहित एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर आए जिसे आयशा ने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें, जो कभी उन्हें प्यार से देखती थीं, अब उन्हें ठंडेपन से देख रही थीं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन का गाउन पहना हुआ था और एक मुस्कान थी जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। आयशा उन्हें गले लगाने और इस खास पल को एक साथ मनाने के लिए उत्साहित होकर उठी, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकते हुए हाथ उठाया। आयशा, हमें बात करनी है, उन्होंने एक ठंडे खून जमा देने वाले स्वर में कहा। आयशा को लगा कि कुछ बहुत गलत है। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने देखा था कि रोहित उनसे दूर होते जा रहे हैं। वह देर से घर आते थे और जिस बच्चे की वे उम्मीद कर रहे थे उसके बारे में बात करने से बचते थे। आयशा ने इस व्यवहार को फाइनल एग्जाम के तनाव का कारण माना था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ और भी गहरा था। क्या हुआ प्रिय? ग्रेजुएशन कैसा रहा? आयशा ने अपनी धड़कनें तेज होने के बावजूद शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। रोहित ने अपनी टोपी उतारी और उसे नफरत से फर्श पर गिरा दिया। ग्रेजुएशन शानदार रहा आयशा। अब मैं डॉक्टर बन गया हूं जैसा मैं हमेशा से बनना चाहता था। समस्या यह है कि अब मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं रहना चाहता। ये शब्द छोटे से अपार्टमेंट में एक बम की तरह गिरे। आयशा को लगा कि उनके पैर कांप रहे हैं और उन्हें गिरने से बचने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। तुम क्या कह रहे हो रोहित? हमने अभी अभी वह सब हासिल किया है जो हम चाहते थे। अब हम खुश रह सकते हैं, एक परिवार बना सकते हैं। नहीं आयशा, यह वह है जो तुम चाहती थी। मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे अभी बच्चा चाहिए। मेरा करियर अभी शुरू हो रहा है और मैं एक बच्चे को इसे बर्बाद नहीं करने दे सकता। रोहित कमरे में एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह घूमने लगे। इसके अलावा मैं किसी और से मिला हूं, कोई ऐसा जो मेरी महत्वाकांक्षाओं को समझता है, कोई ऐसा जो मेरे ही सामाजिक और बौद्धिक स्तर का है। आयशा को लगा जैसे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। तुम किसी और से मिले? कब? तुमने यह सब मेरे साथ कैसे किया जब मैंने तुम्हारे लिए इतना बलिदान दिया? आंसू उनकी गालों पर बहने लगे जबकि वह सुरक्षात्मक रूप से अपने पेट को पकड़ रही थीं। विक्टिम बनने का नाटक मत करो आयशा। तुमने मेरी पढ़ाई का भुगतान करने के लिए काम करना चुना। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। और अब जब मैं बेहतर की आकांक्षा कर सकता हूं तो मैं एक अशिक्षित महिला और एक अनियोजित बच्चे से बंधा नहीं रहूंगा। रोहित के शब्द आयशा के दिल में सीधे चाकू की तरह चुभ रहे थे। लेकिन रोहित, हम 8 साल से साथ हैं। हमने मंदिर में शादी की थी। तुमने अच्छे और बुरे वक्त में मुझसे प्यार करने का वादा किया था। यह बच्चा तुम्हारा है, यह हमारा बच्चा है। आयशा ने उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन रोहित पीछे हट गए जैसे कि वह संक्रामक हो। यह बच्चा कभी नहीं होना चाहिए था। मैंने तुमसे कई बार कहा था कि सावधानी बरतो, लेकिन नहीं, तुम मुझे गर्भावस्था से फंसाना चाहती थी। रोहित ने एक सूटकेस उठाया जो उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था और उसे बिस्तर पर रख दिया। मैं आज रात जा रहा हूं, कल मैं बाकी सामान लेने आऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वापस आऊं तुम यहां से जा चुकी हो। आयशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही हैं। वह आदमी जिसके लिए उन्होंने अपनी जवान, वह उन्हें एक अजनबी की तरह घर से बाहर निकाल रहा था। तुम चाहते हो कि मैं कहां जाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा यहां कोई परिवार नहीं है। मैं 6 महीने की गर्भवती हूं। यह मेरी समस्या नहीं है। आयशा, तुम्हें गर्भवती होने से पहले सोचना चाहिए था। रोहित उसी ठंडक से अपना सामान पैक करते रहे जो डरावनी थी। और मेरे लिए अस्पताल में मत ढूंढना, जहां मैं अपनी रेजिडेंसी करने वाला हूं।
मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मैं अकेला हूं। वह कौन है, रोहित? वह कौन महिला है जिसने तुम्हें 8 साल की शादी को भुला दिया? आयशा को जानना था कि उनके परिवार को किसने नष्ट किया। रोहित रुक गए और उन्हें क्रूर मुस्कान के साथ देखा। उसका नाम सुहाना सिंघानिया है। वह अस्पताल के निदेशक की बेटी है जहां मैं काम करने वाला हूं। हमने पिछले साल एक स्टांड कुछ मद्दाद करती एक स्टांड की ने वहां काम करने वाला हूं, साथ पढ़ाई की थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके स्तर के किसी व्यक्ति का हकदार हूं, कोई ऐसा जो उसे वह जीवन दे सके जिसकी वह हकदार है। सिंघानिया उपनाम आयशा के दिमाग में अतीत की गूंज की तरह गूंजा। उन्होंने यह नाम पहले सुना था लेकिन याद नहीं कर पा रही थीं कि कहां। रोहित, कृपया होश में आओ। तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। हमारे बच्चे के बारे में सोचो, उस सब के बारे में जो हमने एक साथ बनाया है। हमने कुछ नहीं बनाया आयशा, तुमने मेरे पढ़ने के लिए काम किया, वही हमारा एकमात्र रिश्ता था। तुम मेरी घरेलू सहायिका थी और मैं तुम्हारी जीवन परियोजना, लेकिन वह अब खत्म हो चुका है। रोहित ने सूटकेस जोर से बंद किया। तुम्हारे पास कल तक का समय है जाने के लिए। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। यह कहकर रोहित अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि वह उनके 8 साल के जीवन के अंतिम अंत की तरह गूंजा। आयशा 6 महीने की गर्भवती, बिना पैसे, बिना नौकरी और बिना कहीं जाने की जगह के अकेली रह गईं। रोहित के आखिरी सेमेस्टर की फीस चुकाने में उनकी बचत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उस रात आयशा सोई नहीं। वह सोफे पर बैठी रहीं, अपने पेट को सहलाती रहीं और जो हुआ उसे समझने की कोशिश करती रहीं। अगले दिन, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, रोहित 2 आदमियों के साथ अपना सामान लेने के लिए वापस आए। जब आयशा ने उनसे आखिरी बार बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वास्तविकता ने आयशा को एक थप्पड़ की तरह मारा जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं था। अपार्टमेंट रोहित के नाम पर था। उनके पास कोई बचत नहीं थी क्योंकि सब कुछ उनकी पढ़ाई में चला गया था और उनकी पुरानी नौकरियां अब उपलब्ध नहीं थीं क्योंकि उन्होंने अपनी हाई रिस्क गर्भावस्था की देखभाल के लिए इस्तीफा दे दिया था। अपने कपड़े और कुछ यादें रखने वाले एक छोटे से सूटकेस के साथ आयशा सड़क पर निकल आईं, यह जाने बिना कि कहां जाना है। दुनिया एक शत्रुतापूर्ण और ठंडी जगह बन गई थी। वह घंटों तक चलती रहीं, रुक रुक कर आराम करती रहीं क्योंकि बच्चे का वजन और भावनात्मक तनाव उन्हें तेजी से थका रहे थे। जब रात होने लगी तो आयशा ने खुद को शहर के बाहरी इलाके में एक ऐसे मोहल्ले में पाया जिसे वह नहीं जानती थी। उनके पैर बुरी तरह से दर्द कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वह एक कदम और नहीं चल सकती। तभी उन्होंने दूर से एक बड़ी संरचना देखी जो वीरान लग रही थी। पास जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह एक पुराना आश्रम था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। इमारत प्रभावशाली थी जिसमें पत्थर की बड़ी दीवारें और मेहराबदार खिड़कियां थीं जिनके कांच टूट चुके थे। मुख्य दरवाजा आधा खुला था, जैसे कि कोई उसे बंद करना भूल गया हो। आयशा ने चारों ओर देखा और किसी को नहीं देखा। हताशा ने उन्हें दरवाजा धकेलने और रात बिताने के लिए एक अस्थायी आश्रय की तलाश में अंदर जाने के लिए मजबूर किया। आयशा आश्रमों के बारे में कहानियां सुनकर बड़ी हुई थीं और जानती थीं कि साध्वियां अक्सर बहुत दयालु होती थीं। हालांकि यह जगह वीरान थी। शायद उन्हें एक कोना मिल जाए जहां वह आराम कर सकें, जब तक कि वह अपने और अपने अजन्मे बच्चे के जीवन के साथ क्या करना है इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोच सकें। आश्रम का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन टूटी हुई खिड़कियों से आने वाली चांद की रोशनी उन्हें सावधानी से चलने के लिए काफी रोशनी दे रही थी। हवा में नमी और परित्याग की महक थी, लेकिन इसमें उस शांति का भी कुछ हिस्सा था जिसने कभी इस पवित्र स्थान की विशेषता बताई थी। आयशा रोहित से तब मिली थी जब वह सिर्फ 18 साल की थीं और कॉलेज के पास एक छोटे से कैफे में काम करती थीं। वह फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट थे, करिश्माई और सपनों से भरे हुए। उन्होंने आयशा को अपने विनम्र मूल के बारे में बताया था कि उनकी मां कैसे एक घरेलू सहायिका थीं और उनकी पढ़ाई के पहले सेमेस्टर का भुगतान करते करते मर गईं। आयशा, तुम उन सभी लड़कियों से अलग हो जिनसे मैं मिला हूं, रोहित ने अपनी दूसरी डेट पर उनसे कहा था। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, तुम्हारे पास मूल्य हैं। मुझे अपने बगल में एक ऐसी महिला चाहिए, कोई ऐसा जो समझे कि जीवन में सफल होने के लिए बलिदान देना पड़ता है। आयशा उनके शब्दों और बेहतर भविष्य के वादे के साथ पूरी तरह से प्यार में पड़ गई थीं। जब रोहित ने 2 साल की डेटिंग के बाद उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी थी। हम एक टीम बनेंगे आयशा, तुम मुझे अपनी पढ़ाई खत्म करने में मदद करो और फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
हमारे पास दुनिया का सबसे खूबसूरत परिवार होगा। शादी के पहले कुछ सालों के दौरान आयशा ने अथक रूप से काम किया। वह सुबह 4 बजे उठकर ऑफिसों की सफाई करती थीं। फिर वह कॉलेज भागती थीं, जहां वह छात्रों को समोसे बेचती थीं, और रात में वह अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए देर रात तक कपड़े सिलती थीं। वह जो कुछ भी कमाती थीं, वह रोहित के कॉलेज के खर्चों, फीस, किताबों, लैब सामग्री और यहां तक कि उनके निजी खर्चों के लिए भी देती थीं। रोहित बहुत कायल थे कि क्यों उनके लिए काम करना महत्वपूर्ण था और वह केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। आयशा, मेरे प्यार, मेडिकल बहुत मांग वाला है। अगर मुझे काम करना पड़ा तो मैं वह ग्रेड नहीं रख पाऊंगा जो मुझे एक अच्छी रेजिडेंसी पाने के लिए चाहिए। यह अस्थायी है। मेरे ग्रेजुएशन के बाद तुम आराम कर सकती हो और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। आयशा ने उन वादों पर अपने पूरे दिल से विश्वास किया था। उन्होंने नर्स बनने के अपने सपनों को छोड़ दिया था। उन्होंने दोहरी शिफ्ट में काम करके अपने स्वास्थ्य का बलिदान दिया था और उन कुछ लोगों की आलोचनाओं को सहन किया था जो कहते थे कि वह बहुत भोली हो रही हैं। वह आदमी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उनकी एक दोस्त ने उनसे कहा था, कोई भी पति जो तुमसे सच में प्यार करता है तुम्हें इतना काम नहीं करवाएगा जबकि वह छात्र जीवन का मजा ले रहा हो। लेकिन आयशा हमेशा रोहित का बचाव करती थी। तुम लोग नहीं समझते, वह मुझसे प्यार करता है और यह सब हमारे भविष्य के लिए है। जब वह डॉक्टर बन जाएगा तो हमारे पास वह सब होगा जिसका हमने हमेशा सपना देखा है। अब वीरान आश्रम में बैठी उन्हें एहसास हुआ कि वह उन संकेतों के प्रति कितनी अंधी थीं जो यह बता रहे थे कि रोहित बदल रहे थे। पिछले 1 साल के दौरान रोहित ने कॉलेज की पार्टियों में जाना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने उन्हें कभी आमंत्रित नहीं किया था। वे बहुत औपचारिक कार्यक्रम होते हैं आयशा। तुम्हारे पास उन महत्वपूर्ण डॉक्टरों से बात करने के लिए कुछ नहीं होगा। उन्होंने उनके कपड़े पहनने के तरीके, उनके बात करने के तरीके और यहां तक कि उनकी कॉलेज की शिक्षा की कमी की आलोचना करना भी शुरू कर दिया था। आयशा, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो तुम्हें एक पेशेवर की पत्नी की तरह व्यवहार करना सीखना होगा। गर्भावस्था की खबर ठीक तभी आई जब रोहित अपने आखिरी सेमेस्टर में थे। आयशा इतनी उत्साहित थीं कि उन्हें लगा कि अंत में उनके पास वह परिवार होगा जिसकी उन्होंने हमेशा योजना बनाई थी। कि उन्होंने रोहित के चेहरे पर उस भय को नोटिस नहीं किया जब उन्होंने उन्हें बताया, क्या तुम निश्चित हो? क्या यह गलती नहीं हो सकती? उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, नहीं प्रिय, मैंने 3 टेस्ट किए हैं, हमें एक बच्चा होने वाला है। क्या यह अद्भुत नहीं है? ठीक तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद हम अपना परिवार शुरू कर सकते हैं। आयशा ने रोहित की चुप्पी को आश्चर्य और उत्साह समझा, न कि वह पूर्ण अस्वीकृति जो वास्तव में थी। उस पल से रोहित और भी दूर होते गए थे। वह देर से घर आते थे, बच्चे के विषय को छूने से बचते थे, और जब आयशा अपने बेटे के आने की तैयारियों के बारे में बात करने की कोशिश करती थी तो वह विषय बदल देते थे या कमरे से बाहर निकल जाते थे। मैं फाइनल एग्जाम के तनाव में हूं आयशा। ग्रेजुएशन के बाद हम सब कुछ के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन उनके जीवन की सबसे विनाशकारी खबर के साथ आया था। वह आदमी जिसके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसने उन्हें वहां पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था जहां वह पहुंचना चाहते थे, और अब जब उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी तो उन्होंने उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया था। जिस ठंडक से उन्होंने जाने की घोषणा की थी, जिस तरह से उन्होंने उनके बच्चे के बारे में बात की थी जैसे कि वह एक अनचाहा बोझ हो, और जिस क्रूरता से उन्होंने आयशा की तुलना अपनी नई विजय से की थी, उसने उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सुहाना सिंघानिया, वह नाम उनके दिमाग में गूंजता रहा। यह उन्हें इतना परिचित क्यों लग रहा था? आयशा को यकीन था कि उन्होंने इसे पहले किसी संदर्भ में सुना था जिसे वह अब याद नहीं कर पा रही थीं। हो सकता है कि उन्होंने सिंघानिया परिवार के बारे में किसी अखबार में पढ़ा हो, या हो सकता है कि किसी ने किसी बातचीत में इस उपनाम का उल्लेख किया हो। हालांकि अब एकमात्र महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस महिला के पास वह सब कुछ था जो आयशा से छीन लिया गया था। रोहित का प्यार, एक सुनिश्चित भविष्य और शायद एक परिवार जो उन्हें बिना शर्त समर्थन करता था। जबकि आयशा अकेली थीं, गर्भवती थीं और संसाधनों के बिना सुहाना सिंघानिया के कदमों में दुनिया थी। आश्रम अपनी वीरान स्थिति के बावजूद उस शांति का कुछ हिस्सा बनाए हुए था जिसने कभी इन पवित्र स्थानों की विशेषता बताई थी। आयशा एक कोने में सिमट गईं, जहां कुछ पुराने तकिए थे जो शायद चैपल की बेंचों से संबंधित थे। सन्नाटा पूर्ण था, जिसे केवल टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा की आवाज तोड़ रही थी। घंटों में पहली बार आयशा अपने बच्चे को अपने पेट में हिलते हुए महसूस कर सकी। उन्होंने अपने सूजे हुए पेट पर हाथ रखा और फुसफुसाया, माफ करना मेरे प्यार, तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं चाहते।
लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। आंसू फिर से उनकी गालों पर बहने लगे, जबकि वह सोच रही थीं कि वह बिना पैसे, बिना नौकरी और बिना रहने की जगह के एक बच्चे को कैसे पालेंगी। अगले दिन आयशा आश्रम की छत पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों की आवाज से जल्दी उठ गईं। जमीन पर सोने के कारण उनका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन कम से कम वह कुछ घंटे आराम कर पाई थीं। दिन की रोशनी ने उन्हें उस जगह को बेहतर ढंग से देखने की अनुमति दी जहां उन्होंने रात बिताई थी, और उन्हें एहसास हुआ कि वह उसमें थीं जो कभी आश्रम का मुख्य बैठक हॉल था। दीवारों पर नमी भरी हुई थी और हर जगह मलबा था, लेकिन इमारत की संरचना मजबूत लग रही थी। आयशा ने अपने जीवन के साथ क्या करना है, यह तय करने के लिए एक अस्थायी आश्रय के रूप में काम कर सकने वाले किसी कोने की तलाश में अधिक सावधानी से जगह की खोज शुरू की। आश्रम के गलियारों में चलते हुए आयशा खुद के साथ जीवन के अन्याय के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था जिसने उन्हें केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा था। उन्होंने पूरी तरह से थक जाने तक काम किया था। उन्होंने अपनी जवानी और अपने सपनों का बलिदान दिया था, और अब वह पहले से कहीं ज्यादा अकेली और असहाय थीं। भूख महसूस होने लगी थी और आयशा जानती थीं कि उन्हें भोजन प्राप्त करने का कोई तरीका खोजना होगा। उनके बटुए में सिर्फ कुछ रुपये थे, शायद कुछ बहुत बुनियादी खरीदने के लिए काफी थे, लेकिन इससे लंबी अवधि की समस्या हल नहीं होगी। उन्हें काम खोजने की जरूरत थी, लेकिन 6 महीने की गर्भवती और हाल ही में कोई संदर्भ न होने वाली महिला को कौन काम पर रखेगा। अपनी निराशाजनक स्थिति पर विचार करते हुए आयशा ने आश्रम की खोज जारी रखी। यह जगह उनकी शुरू में कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी। इसमें कई कमरे थे, एक बड़ा डाइनिंग हॉल जो एक औद्योगिक रसोई जैसा लग रहा था, और यहां तक कि एक पूरी तरह से वीरान बगीचे के साथ एक छोटा आंतरिक आंगन भी था। यह सबसे छोटे कमरों में से एक था जहां आयशा ने कुछ ऐसा पाया जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। दीवार में बने एक अलमारी के पीछे एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था जो थोड़ा खुला था। जिज्ञासा ने उन्हें दरवाजा धकेलने और अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा खोजने के लिए प्रेरित किया। गुप्त कमरा छोटा था, लेकिन आश्रम के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में था। यह एक ऑफिस या स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल होता रहा होगा, क्योंकि वहां एक पुरानी डेस्क और किताबों के साथ कई शेल्फ थीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह कमरा सीलबंद लग रहा था, नमी से सुरक्षित था, और वह गिरावट जिसने बाकी इमारत को प्रभावित किया था। आयशा सावधानी से गुप्त कमरे में चली गईं और वहां जो कुछ भी था उसकी जांच करना शुरू कर दिया। शेल्फ पर रखी किताबें बहुत पुरानी थीं, कुछ आश्रम के रिकॉर्ड लगती थीं, अन्य धार्मिक किताबें थीं और कुछ ऐसी थीं जो व्यक्तिगत दस्तावेज लगती थीं। डेस्क में कई दराजें थीं जिनमें से अधिकांश ताला बंद थीं। हालांकि डेस्क की ऊपरी दराज खुली थी, और जब आयशा ने उसकी जांच की तो उन्हें कई दस्तावेज मिले जिन्होंने उन्हें सांस रोक दी। कागजों के बीच पत्र, बहुत पुरानी तस्वीरें और कानूनी दस्तावेज थे जो बहुत महत्वपूर्ण लगते थे। एक पत्र ने उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया क्योंकि वह केवल 3 साल पहले की तारीख का था। पत्र जिस किसी से संबंधित हो को संबोधित था और उस पर मदरास 15 सुपीरियर अमृता शर्मा के हस्ताक्षर थे। शर्मा, आयशा का वही उपनाम। यह संयोग नहीं हो सकता था। कांपते हाथों से आयशा ने पत्र पढ़ना शुरू कर दिया, और जो उन्होंने खोजा वह हमेशा के लिए उनका जीवन बदल देगा। जिस किसी से संबंधित हो। मेरा नाम अमृता शर्मा है और मैं इस आश्रम की अंतिम मुखिया मांझी हूं। मैंने अपनी सभी व्यक्तिगत संपत्ति और अपने परिवार की संपत्तियों को अपनी बहन रोशनी शर्मा के किसी भी वंशज के लिए छोड़ने का फैसला किया है, जिनकी कई साल पहले मुझसे सुलह किए बिना मृत्यु हो गई थी। मुझे धार्मिक जीवन के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने के कारण अपने परिवार से संपर्क खोने का गहरा अफसोस है। यदि मेरा कोई पारिवारिक सदस्य कभी इस पत्र को पढ़ता है तो वे जान लेंगे कि वे उस विरासत का दावा कर सकते हैं जो उनका है। चैपल के मुख्य क्रूज के पीछे रखे गए तिजोरी में संग्रहित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके आयशा को बैठना पड़ा क्योंकि उनके पैर कांप रहे थे। रोशनी शर्मा उनकी दादी का नाम था, जिनकी आयशा के बहुत छोटी होने पर मृत्यु हो गई थी। उनकी मां ने हमेशा उन्हें बताया था कि उनकी दादी के परिवार में एक नन बहन थी, लेकिन उन्होंने कई साल पहले संपर्क खो दिया था। तुम्हारी परदादी अमृता नन बन गईं और हमने फिर कभी उनके बारे में नहीं सुना, उनकी मां ने उनसे कहा था। क्या यह संभव था कि यह मुखिया मांझी अमृता उनकी दादी की बहन थी? क्या आयशा को एक विरासत का दावा करने का अधिकार हो सकता था जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था?
दिल तेजी से धड़कने के साथ आयशा ने डेस्क में अन्य दस्तावेज पढ़ना जारी रखा। शर्मा परिवार का एक वंशावली वृक्ष था जिसने उनके संदेह की पुष्टि की। रोशनी शर्मा, उनकी दादी, स्पष्ट रूप से अमृता शर्मा की बहन के रूप में दिखाई देती थीं। पहचान दस्तावेजों की प्रतियां, मृत्यु प्रमाण पत्र और संपत्ति के कागजात जैसे कई कागजात भी थे। आयशा को एहसास हुआ कि उन्हें उस तिजोरी को खोजना होगा जिसका पत्र में उल्लेख किया गया था। नई ऊर्जा के साथ वह आश्रम के चैपल की ओर गईं, जो इमारत के केंद्रीय भाग में था। चैपल परित्याग से सबसे अधिक प्रभावित हिस्सा था। छत में कई टपकन थे, कई बेंचें टूटी हुई थीं या पलटी हुई थीं और मुख्य वेदी मलबे से ढकी हुई थी। लेकिन वहां वेदी के पीछे की दीवार पर मुख्य क्रूस था। यह लकड़ी की एक नक्काशीदार कृति थी जो गिरावट के बावजूद अभी भी प्रभावशाली थी। आयशा सावधानी से पास गई, मलबे को हटाती रहीं जो वेदी तक पहुंच को रोक रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्योंकि जो आने वाला है वह आपको और भी हैरान कर देगा। जब आयशा क्रूज तक पहुंची तो उन्होंने किसी छिपे हुए तंत्र की तलाश में इसकी विस्तार से जांच करना शुरू कर दिया। कई मिनटों की खोज के बाद उन्होंने देखा कि क्रूज का एक हिस्सा थोड़ा हिलता था। जब उन्होंने उसे दबाया, सावधानी से वह उस खंड को हिलाने में कामयाब रहीं और एक गुप्त डिब्बे को प्रकट किया जिसमें दीवार में एक छोटी तिजोरी अंतस्थापित थी। तिजोरी में संख्याओं का एक संयोजन था, लेकिन मुखिया मांझी के पत्र के साथ एक छोटा नोट था जिस पर लिखा था, संयोजन हमारी मां की जन्मतिथि है 1,50,81,920। आयशा ने कांपते हाथों से संख्याएं डालीं और एक धातु की क्लिक के बाद तिजोरी खुल गई। तिजोरी के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी आयशा ने कभी कल्पना नहीं की थी। नोटों के बंडल थे, कानूनी दस्तावेज थे, संपत्ति के विलेख थे और कई बहुत मूल्यवान गहने थे। आयशा की दादी रोशनी शर्मा की परपोती आयशा शर्मा के लिए उनके नाम का एक मुहरबंद लिफाफा भी था। आंखों में आंसू लिए आयशा ने विशेष रूप से उन्हें संबोधित लिफाफा खोला। अंदर का पत्र केवल 2 साल पहले की तारीख का था, जिसका मतलब था कि मुखिया मांझी अपनी मृत्यु से कुछ देर पहले तक अपने परिवार के बारे में जांच कर रही थी। प्रिय आयशा, मैं कई सालों से अपनी बहन रोशनी के वंशजों की तलाश कर रही हूं। जब मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढा तो मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है और अपने पति की कॉलेज की पढ़ाई में मदद करने के लिए काम कर रही हो। मैंने तुम्हारे समर्पण और तुम्हारे बलिदान की प्रशंसा की और तुरंत जान गई कि तुम एक सच्ची शर्मा हो। हमारे परिवार की महिलाएं हमेशा मजबूत और मेहनती रही हैं। दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य अब मुझे व्यक्तिगत रूप से तुमसे मिलने के लिए यात्रा करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जान लो कि तुम उस सभी पारिवारिक संपत्ति की वैध उत्तराधिकारी हो जिसे मैंने दशकों से संरक्षित रखा है। इस तिजोरी में तुम्हें पर्याप्त पैसा मिलेगा ताकि तुम्हें कभी भी आर्थिक मामलों की चिंता न करनी पड़े। तुम्हें कई संपत्तियों के विलेख भी मिलेंगे जो हमारे परिवार से संबंधित हैं, जिसमें यह आश्रम भी शामिल है जो हालांकि वीरान है, बहाल किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर मैं चाहती हूं कि तुम जान लो कि तुम एक मूल्यवान महिला हो और तुम प्यार और सम्मान की हकदार हो। यदि तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब शायद यह है कि तुम एक कठिन समय से गुजर रही हो। विश्वास रखो मेरी प्यारी पोती, क्योंकि भगवान कभी भी अच्छे दिल वालों को नहीं छोड़ते हैं। मेरे पूरे प्यार के साथ, तुम्हारी बड़ी मांझी अमृता शर्मा। आयशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या पढ़ रही थीं। उनकी बड़ी मांझी उनकी जिंदगी पर करीब से नजर रख रही थीं और उन्होंने यह विरासत विशेष रूप से उनके लिए तैयार की थी। उन्होंने अन्य दस्तावेजों की जांच करना शुरू कर दिया और उन्हें विरासत में मिली चीजों की भयावहता का एहसास हुआ। शहर के विभिन्न मोहल्लों में 5 अलग अलग संपत्तियों के विलेख थे, महत्वपूर्ण राशियों के साथ बैंक खाते और यहां तक कि निवेश प्रमाण पत्र भी थे जो मासिक आय उत्पन्न करते थे। दस्तावेजों के अनुसार आयशा अब उस आश्रम की मालकिन थीं जहां उन्होंने शरण ली थी। शहर के केंद्र में एक बड़े घर की, 2 अपार्टमेंट की जिन्हें किराए पर दिया जा रहा था और एक ऐसे क्षेत्र में एक भूखंड की जिसका मूल्य हाल के वर्षों में काफी बढ़ गया था। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि उनके पास 200 शून्य से अधिक की तत्काल पहुंच थी और निवेश लगभग 3 शून्य की अतिरिक्त मासिक आय उत्पन्न कर रहे थे। आयशा चैपल के फर्श पर बैठ गईं और रोईं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं रोई थीं। लेकिन इस बार यह दर्द के आंसू नहीं थे, बल्कि राहत और आभार के थे। उनके जीवन के सबसे अंधेरे पल में, जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, उन्हें न केवल वह आर्थिक सुरक्षा मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी, बल्कि एक परिवार से भी जुड़ाव मिला जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना था,
लेकिन जिसने उन्हें दूरी से प्यार किया था। उन्होंने रोहित के बारे में सोचा और जिस क्रूरता से उन्होंने उन्हें पिछली रात व्यवहार किया था, उन्होंने उन्हें यह मानते हुए छोड़ दिया था कि वह उन्हें पूर्ण गरीबी में छोड़ रहे हैं, यह संदेह किए बिना कि भाग्य ने उनके लिए अन्य योजनाएं बनाई थीं। उन्हें उनकी शिक्षा की कमी और उनके विनम्र मूल के बारे में उनके अपमानजनक शब्द याद आए और उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पास उस पैसे और संपत्ति से अधिक था जो रोहित को डॉक्टर के रूप में अपने पूरे जीवन में शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण वह प्रेम संदेश था जो उन्हें उनकी बड़ी मांझी से मिला था। पहली बार इतने लंबे समय में आयशा ने खुद को वास्तव में मूल्यवान और प्रिय महसूस किया। मुखिया मांझी ने उनमें ऐसे गुण देखे थे जिनकी रोहित भी सराहना नहीं कर पाए थे, और उन्होंने उन्हें न केवल भौतिक विरासत बल्कि ताकत और गरिमा की विरासत भी छोड़ी थी। आयशा ने अपने पेट को सहलाया और अपने बच्चे से बात की। तुमने सुना मेरे प्यार, हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास एक परिवार है जो स्वर्ग से हमारी देखभाल करता है, और अब हमारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सबसे अच्छा जीवन देने के लिए हमें चाहिए। उन्होंने महीनों से अनुभव नहीं की गई शांति से भर गईं। दस्तावेजों की अधिक विस्तार से जांच करने पर आयशा को सभी संपत्तियों की चाबियां और एक वकील की संपर्क जानकारी मिली जो मुखिया मांझी के कानूनी मामलों को संभाल रहा था। विरासत का आधिकारिक कब्जा लेने और बैंक खातों तक पहुंचने के लिए कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में भी विशिष्ट निर्देश थे। कागजों के बीच कई पीढ़ियों पहले के शर्मा परिवार की तस्वीरें भी थीं। आयशा अपनी परदादी और मुखिया मांझी को युवावस्था में देख सकती था, शारीरिक शक्ति थी, और वह अपने परिवार की महिलाओं के साथ शारीरिक समानता से आश्चर्यचकित थीं। उन्होंने वही अभिव्यंजक आंखें और वही दृढ़ संकल्प विरासत में पाया था जो पुरानी तस्वीरों में देखा जा सकता था। मुखिया मांझी ने वकील को संबोधित एक पत्र भी शामिल किया था जिसमें उन्हें आयशा को सभी आवश्यक औपचारिकताओं में मदद करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि वह बिना किसी कानूनी जटिलता के विरासत का कब्जा ले सकें। वकील को औपचारिकताओं से संबंधित सभी खर्चों को कवर करने के लिए विरासत के पैसे का हिस्सा उपयोग करने का अधिकार था। आयशा को एहसास हुआ कि उन्हें जल्दी काम करना होगा। उन्हें वकील से संपर्क करने, विरासत की औपचारिकताओं को शुरू करने और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत थी। लेकिन सबसे पहले वह शहर के केंद्र में उस घर की खोज करना चाहती थी जो अब उनका था, यह देखने के लिए कि क्या वह अपना नया जीवन व्यवस्थित होने तक वहां बस सकती हैं। दस्तावेजों के अनुसार शहर के केंद्र में घर पूरी तरह से सुसज्जित था और उत्कृष्ट स्थिति में था क्योंकि इसे एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा बनाए रखा गया था जिसका भुगतान मुखिया मांझी करती थी। आयशा तुरंत वहां जा सकती थी और बाकी संपत्तियों के साथ क्या करना है यह तय करते हुए आराम से रह सकती थी। उन्होंने सावधानी से सभी दस्तावेज अपने बैग में रखे और तिजोरी से पर्याप्त नकदी ली जो उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी थी। आश्रम छोड़ने से पहले वह क्रूज के सामने घुटने टेकीं जहां उन्हें अपनी मुक्ति मिली थी और अपनी बड़ी मांझी अमृता के लिए धन्यवाद की प्रार्थना की। धन्यवाद बड़ी मांझी, स्वर्ग से मेरी देखभाल करने के लिए। मैं वादा करती हूं कि मैं इस आशीर्वाद का उपयोग अच्छे के लिए करूंगी और वह मजबूत महिला बनूंगी जो आपने सोचा था कि मैं बन सकती हूं। आयशा बदल गई थी, जैसे कि एक नई महिला ने उन कुछ घंटों में जन्म लिया हो। आश्रम से बाहर निकलने पर आयशा एक आत्मविश्वास के साथ चली जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह परित्यक्त और हताश महिला नहीं थी जो पिछली रात वहां दाखिल हुई थी। अब वह संसाधनों वाली एक महिला थी, एक सुनिश्चित भविष्य वाली और अपने परिवार की विरासत का सम्मान करने की जिम्मेदारी वाली थी। उनका पहला गंतव्य मुखिया मांझी के मामलों को संभालने वाले वकील का ऑफिस था। पत्र के अनुसार वकील लंबे समय से उनके आने का इंतजार कर रहा था और उनके पास विरासत को औपचारिक रूप देने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं में उनकी मदद करने के विशिष्ट निर्देश थे। एडवोकेट वी के मल्होत्रा एडवोकेट वी के मल्होत्रा का ऑफिस शहर के केंद्र में एक सुरुचिपूर्ण इमारत में स्थित था जहां आयशा को पहले कभी जाने का कारण नहीं मिला था। जब वह रिसेप्शन पर पहुंची और अपना नाम बताया तो सचिव ने उनका गर्मजोशी से मुस्कान के साथ स्वागत किया और उन्हें तुरंत वकील के चैम्बर में ले गईं। डॉ मल्होत्रा एक सम्मानित दिखने वाले बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने आयशा का बहुत विनम्रता से स्वागत किया। श्रीमती आयशा, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। मुखिया मांझी अमृता ने आपके और आपकी परपोती होने पर उन्हें कितना गर्व था इसके बारे में बहुत कुछ बताया। वकील के पहले शब्दों ने पुष्टि की कि उन्होंने जो कुछ भी पाया था वह वास्तविक था
मुखिया मांझी ने इस संक्रमण में आपकी मदद करने के लिए बहुत विशिष्ट निर्देश छोड़े हैं। सभी दस्तावेज तैयार हैं। हमें बस कुछ हस्ताक्षर और अपडेट करने की जरूरत है ताकि आप अपनी विरासत का पूरा कब्जा ले सकें। डॉ मल्होत्रा ने सभी संगठित कागजों के साथ एक मोटी फाइल बढ़ाई। अगले 2 घंटों के दौरान आयशा ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, व्यक्तिगत जानकारी अपडेट की और उन सभी संपत्तियों की चाबियां प्राप्त की जो अब उनकी थीं। डॉ मल्होत्रा ने उन्हें प्रत्येक निवेश की स्थिति के बारे में भी विस्तार से समझाया और उन्हें अपनी नई वित्तीय स्थिति को कैसे संभालना है इसके बारे में सिफारिशें दी। श्रीमती आयशा, इस विरासत के साथ आप और आपका बच्चा जीवन भर के लिए सुरक्षित हैं, बशर्ते आप संसाधनों को बुद्धिमानी से संभालें, वकील ने उन्हें समझाया। मुखिया मांझी व्यवसाय में बहुत बुद्धिमान महिला थीं और उनके सभी निवेश अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। डॉ मल्होत्रा ने आयशा को एक डेबिट कार्ड भी सौंपा जो विरासत के मुख्य खाते से जुड़ा था ताकि आयशा तुरंत अपने पैसे तक पहुंच सके। आपकी गर्भावस्था से संबंधित चिकित्सा खर्चों के लिए एक विशेष क्रेडिट कार्ड भी है। मुखिया मांझी यह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि आपको सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल मिले। जब आयशा वकील के ऑफिस से बाहर निकलीं तो वह सीधे शहर के केंद्र में स्थित अपने नए घर की ओर गईं। पता उन्हें एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण आवासीय मोहल्ले में ले गया जो अच्छी तरह से संरक्षित ऐतिहासिक घरों से भरा था। उनका नया घर 2 मंजिला औपनिवेशिक निर्माण था जिसमें एक सुंदर बगीचा और एक मुखौटा था जो लालित्य और परंपरा को दर्शाता था। घर में प्रवेश करने पर आयशा की सांस रुक गई। सब कुछ त्रुटिहीन रूप से बनाए रखा गया था और उत्कृष्ट स्वाद के साथ सजाया गया था। फर्नीचर ठीक लकड़ी का था, दीवारों पर कलाकृतियां थीं और हर कमरे में ऐसे विवरण थे जो इस पारिवारिक संपत्ति को संरक्षित करने के प्यार और देखभाल को दर्शाते थे। घर में 4 बेडरूम, 3 पूर्ण बाथरूम, एक बड़ा लिविंग रूम, एक औपचारिक डाइनिंग रूम, एक पूरी तरह से सुसज्जित आधुनिक रसोईघर और सैकड़ों किताबों के साथ एक पुस्तकालय भी था। एक बेडरूम स्पष्ट रूप से बच्चे के कमरे के लिए तैयार किया गया था जिसमें एक पुरानी बहाल की गई पालना और नरम तटस्थ रंगों में सजावट थी। आयशा अपने बच्चे के कमरे की ओर गईं और उन्हें एहसास हुआ कि मुखिया मांझी ने इस पल की योजना सबसे छोटे विवरणों तक की थी। उन्होंने अपने परपोते के आने के लिए एक आदर्श घर तैयार किया था, हर सुविधा और जरूरत के बारे में सोचा था जिसकी उन्हें जरूरत हो सकती थी। मुख्य बेडरूम के नाइट स्टैंड पर आयशा को अपनी बड़ी मांझी का एक और पत्र मिला, इस बार घर और उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई चीजों के बारे में विशिष्ट निर्देशों के साथ। यह घर पीढ़ियों से हमारे परिवार का घर रहा है, अब प्यार और खुशी से इसे भरने की तुम्हारी बारी है। मुख्य बेडरूम की अलमारी में तुम्हें मातृत्व वस्त्र मिलेंगे जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनवाया था और बच्चे के कमरे में वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें अपने बेटे का प्यार से स्वागत करने के लिए जरूरत होगी। आयशा ने मुख्य बेडरूम की अलमारी खोली और वास्तव में मातृत्व वस्त्रों का एक पूरा संग्रह पाया, सुरुचिपूर्ण और आरामदायक, सब कुछ उनके सटीक आकार में, विभिन्न शैलियों और रंगों में सामान्य कपड़े, उनकी स्थिति के लिए आरामदायक जूते और यहां तक कि ठीक अधोवस्त्र भी थे। मुखिया मांझी ने उनके जीवन के इस नए चरण के लिए आयशा को जो कुछ भी चाहिए होगा उसके हर विवरण के बारे में सोचा था। गर्भावस्था की खोज के बाद पहली बार आयशा ने खुद को भविष्य के सपने देखने की अनुमति दी। उन्होंने इस खूबसूरत घर में अपने बेटे को पालने, कमरों को हंसी और प्यार से भरने और अपने बच्चे को वह सभी अवसर देने की कल्पना की जो उन्हें कभी नहीं मिले थे। रात को आयशा अपने ही घर में अपने ही बिस्तर पर सोईं, इस सुरक्षा के साथ कि उन्हें जीवित रहने के लिए फिर कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह 24 घंटे से भी कम समय में एक परित्यक्त और संसाधनहीन महिला से एक स्वतंत्र और समृद्ध महिला बन गई थी। अगले दिन आयशा ने फैसला किया कि यह उनकी नई स्थिति का सक्रिय नियंत्रण लेने का समय है। उनका पहला कदम यह सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना होगा कि उनका बच्चा स्वस्थ और मजबूत पैदा हो। अब उनके पास उपलब्ध संसाधनों के साथ वह शहर की सबसे अच्छी चिकित्सा देखभाल वहन कर सकती थीं। उन्होंने शहर नौजान बंदसान अंदसा के सबसे प्रतिष्ठित निजी अस्पताल को फोन किया और उपलब्ध सर्वोत्तम प्रसूति विशेषज्ञ के साथ अपॉइंटमेंट निर्धारित किया। जब उन्होंने अपनी निजी स्वास्थ्य बीमा जानकारी दी, जिसे मुखिया मांझी ने भी व्यवस्थित किया था, तो उन्हें एक शिष्टाचार और व्यावसायिकता के साथ भाग लिया गया जो सार्वजनिक चिकित्सा देखभाल पर निर्भर होने पर उन्हें मिले उपचार के विपरीत था। अपनी पहली निजी चिकित्सा परामर्श के दौरान आयशा को पूर्ण जांच मिली
जिसने पुष्टि की कि वह और उनका बच्चा दोनों उत्कृष्ट स्वास्थ्य में थे। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि हाल ही में भावनात्मक तनाव के कुछ संकेत थे, लेकिन पर्याप्त आराम और अच्छे पोषण के साथ वह और बच्चा दोनों पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। श्रीमती आयशा, अल्ट्रासाउंड के अनुसार आपका बच्चा पूरी तरह से विकसित हो रहा है। ऐसा लगता है कि यह एक बहुत स्वस्थ लड़का होगा, डॉक्टर ने उन्हें स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाते हुए बताया। आयशा अपने बच्चे को अपने पेट में सक्रिय रूप से हिलते हुए देखकर खुशी से रो पड़ी। डॉक्टर ने उन्हें कुछ प्रसव तैयारी कक्षाओं की भी सिफारिश की और उन्हें बच्चे के आने के लिए आवश्यक सभी चीजों की एक सूची दी। आयशा को एहसास हुआ कि अब वह अपने बेटे को वह सब कुछ सर्वोत्तम दे सकती थी, चिकित्सा देखभाल से लेकर शिक्षा और सभी अवसर जो पैसा प्रदान कर सकता था। चिकित्सा परामर्श के बाद आयशा ने उन अन्य संपत्तियों के बारे में शोध शुरू करने का फैसला किया जो उन्हें विरासत में मिली थीं। वह अपनी नई वित्तीय स्थिति की सीमा को पूरी तरह से समझना चाहती थीं और सब कुछ जिम्मेदारी से कैसे संभालना है इसकी योजना बनाना चाहती थीं। संपत्तियों में से एक शहर के एक बहुत सक्रिय वाणिज्यिक क्षेत्र में एक अपार्टमेंट इमारत थी। रिकॉर्ड के अनुसार इमारत में 6 अपार्टमेंट थे, जिनमें से सभी लंबे समय के किराएदारों को किराए पर दिए गए थे, जो हर महीने समय पर भुगतान करते थे। इस इमारत से मासिक आय आयशा के सभी जीवन खर्चों को विरासत के मुख्य धन को छुए बिना कवर करने के लिए पर्याप्त थी। एक अन्य संपत्ति शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा भूखंड था, एक ऐसे क्षेत्र में जिसने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक विकास का अनुभव किया था। वकील ने उन्हें समझाया था कि कई कंपनियां वाणिज्यिक विकास के लिए इस भूखंड को खरीदने में रुचि रखती थीं और मुखिया मांझी ने इसे हासिल करने के बाद से इसका मूल्य काफी बढ़ गया था। तीसरी संपत्ति एक मध्यम वर्ग के मोहल्ले में एक छोटा घर था, जिसे एक ऐसे परिवार को भी किराए पर दिया गया था जो 5 से अधिक वर्षों से किराएदार था। यह संपत्ति अतिरिक्त मासिक आय उत्पन्न करती थी और रखरखाव की उत्कृष्ट स्थिति में थी। आयशा को एहसास हुआ कि मुखिया मांझी व्यवसाय की एक बहुत चतुर महिला थीं, जिन्होंने एक विविध और लाभदायक संपत्ति पोर्टफोलियो का निर्माण किया था। सभी संपत्तियां निष्क्रिय आय उत्पन्न कर रही थीं, जो आयशा को जीवन भर की वित्तीय स्वतंत्रता देंगी। लेकिन आर्थिक सुरक्षा से परे आयशा ने सोचना शुरू कर दिया कि वह इन संसाधनों का उपयोग अपने जीवन में कुछ सार्थक करने के लिए कैसे कर सकती हैं। उन्हें शर्मा परिवार की मजबूत महिलाओं के बारे में मुखिया मांझी के शब्द याद आए और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया कि वह इस विरासत का सम्मान कैसे कर सकती हैं। आयशा ने फैसला किया कि वह अपनी विरासत का हिस्सा उन अन्य महिलाओं की मदद के लिए उपयोग करना चाहती थीं जो उन्होंने अनुभव की थी वैसी ही स्थितियों से गुजर रही थीं। कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पुरुषों द्वारा छोड़ दिया जाता था जो पिता बनने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, और उन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समर्थन और संसाधनों की जरूरत थी। उन्होंने एकल माताओं की मदद करने वाले संगठनों पर शोध करना शुरू कर दिया और उन्हें एहसास हुआ कि अधिक संसाधनों और समर्थन कार्यक्रमों की बहुत बड़ी जरूरत थी। आयशा ने कमजोर स्थितियों में गर्भवती महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए एक फाउंडेशन बनाने का विचार विकसित करना शुरू कर दिया। उनका फाउंडेशन न केवल अस्थायी आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता था, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, कानूनी सलाह, भावनात्मक समर्थन और व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम भी प्रदान कर सकता था, जो इन महिलाओं को अपने और अपने बच्चों के लिए एक स्वतंत्र और समृद्ध जीवन बनाने में मदद करें। आयशा जानती थीं कि उनके पास इस सपने को साकार करने के लिए वित्तीय संसाधन थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उन्हें फाउंडेशन का प्रबंधन कैसे करना है। इसके बारे में और अधिक शिक्षित होने की जरूरत होगी। उन्होंने वास्तव में गैर लाभकारी संगठनों के प्रशासन और सामाजिक विकास पर कोर्स में दाखिला लेने का फैसला किया। इस बीच आयशा ने रोहित के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया, और जब उन्हें उनके परिवर्तन के बारे में पता चलेगा तो वह कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उनकी प्रतिशोध की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वह चाहती थीं कि वह समझें कि उन्हें इतना क्रूरता से न्याय करने और छोड़ने में उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। आयशा रोहित के बारे में ज्यादा सोचने से बच रही थी, क्योंकि वह नकारात्मक भावनाओं को अपने बच्चे को प्रभावित नहीं होने देना चाहती थीं। लेकिन अब जब वह मजबूत और सुरक्षित महसूस कर रही थीं, तो वह जो हुआ उसे अधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से संसाधित कर सकती थीं। उन्हें एहसास हुआ कि रोहित ने उन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं किया था। उन्होंने उन्हें एक सुविधाजनक कर्मचारी के रूप में देखा था, जो उनकी सभी आर्थिक समस्याओं को हल करता था, जबकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते थे। जब उन्हें उनकी ओर जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने उन्हें उनके रिश्ते को समर्पित 8 साल के बारे में किसी भी विचार के बिना खारिज कर दिया था।
लेकिन आयशा को यह भी एहसास हुआ कि एक तरह से रोहित ने उन पर एहसान किया था। अगर उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा होता तो उन्हें कभी आश्रम नहीं मिलता, उन्हें कभी अपनी विरासत का पता नहीं चलता और उन्हें कभी भी वह स्वतंत्र और शक्तिशाली महिला बनने का अवसर नहीं मिलता जिसके लिए वह नियत थीं। रोहित का परित्याग हालांकि दर्दनाक था, वह उत्प्रेरक था जिसने उन्हें अपने वास्तविक मूल्य और क्षमता की खोज करने के लिए प्रेरित किया था। आयशा अब समझ गईं कि वह उस सबसे कहीं अधिक मूल्यवान थीं जिसकी रोहित सराहना करने में सक्षम थे, और वह एक ऐसे प्यार की हकदार थीं जो उन्हें वास्तव में कौन थीं इसके लिए उन्हें महत्व देता था। अपनी विरासत का आधिकारिक कब्जा लेने के एक सप्ताह बाद आयशा को अपने नए घर पर एक अप्रत्याशित फोन आया। लाइन के दूसरी ओर की आवाज परिचित थी, हालांकि अनिश्चित और घबराई हुई। आयशा, मैं रोहित हूं, मुझे तुमसे तुरंत बात करनी है। उनके पूर्व पति की आवाज उनकी पिछली बातचीत में इस्तेमाल किए गए अहंकारी और अपमानजनक स्वर से बहुत अलग थी। आयशा को उनकी आवाज सुनकर पेट में एक चुभन महसूस हुई, लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अब उन्हें वह विनाशकारी दर्द महसूस नहीं हो रहा था जो उन्होंने एक सप्ताह पहले अनुभव किया था। तुम क्या चाहते हो रोहित? उन्होंने एक शांति के साथ पूछा जिसकी उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी। आयशा, मैंने एक भयानक गलती की है। मैं इन सभी दिनों में तुम्हारे और हमारे बच्चे के बारे में सोच रहा हूं और मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें छोड़कर मैंने एक बेवकूफ़ी की थी। क्या हम बात करने के लिए मिल सकते हैं? रोहित के शब्द हताश लग रहे थे। एक सप्ताह पहले उन्हें घर से बाहर निकालने वाले आत्मविश्वास से भरे आदमी से बहुत अलग थे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ है रोहित। तुम मेरे और हमारे बच्चे के बारे में क्या सोचते थे, इस बारे में तुम बहुत स्पष्ट थे। आयशा, कृपया मुझे सुहाना के साथ क्या हुआ यह समझाने दो। यह एक गलती थी। मैं महत्वाकांक्षा के बहकावे में आ गया और मैंने वह खो दिया जो वास्तव में मायने रखता था। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे बेटे की मां हो और मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक साथ आ जाएं। रोहित ईमानदारी से पछता रहे थे, लेकिन आयशा वह महिला नहीं थी जो एक सप्ताह पहले इन शब्दों पर गिर जाती। तुम कहां रह रहे थे रोहित? कुमारी सिंघानिया के घर पर? आयशा ने एक शांति के साथ पूछा, जिसने स्पष्ट रूप से रोहित को भ्रमित कर दिया। ठीक है। सुहाना के साथ चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। पता चला कि उनका मेरे साथ कभी कोई गंभीर इरादा नहीं था। वह केवल तब तक मेरा उपयोग कर रही थी जब तक कि उनका असली बॉयफ्रेंड यूरोप से वापस नहीं आ गया। रोहित की आवाज में अपमान स्पष्ट था। आयशा को यह जानकर एक शांत संतुष्टि महसूस हुई कि रोहित को उसी बेरहम तरीके से इस्तेमाल किया गया और खारिज कर दिया गया जिस तरह से उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया था। और अब जब तुम्हारी योजना काम नहीं की तो तुम मेरे साथ वापस आना चाहते हो? ऐसा नहीं है आयशा। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं, कि हमारा रिश्ता वास्तविक था और तुम्हें छोड़कर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। रोहित तेजी से हताश लग रहे थे। रोहित, क्या तुम जानते हो कि मैं अब कहां रह रही हूं? आयशा ने यह देखने के लिए परीक्षण करने का फैसला किया कि उन्हें उनकी नई स्थिति के बारे में कितना पता था। नहीं, मैंने सोचा था कि तुम किसी अस्थायी जगह पर होगी, शायद किसी दोस्त के साथ या किसी आश्रय में। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। रोहित के जवाब ने पुष्टि की कि उन्हें आयशा के जीवन में उनके छोड़ने के बाद से क्या हुआ था इसका कोई अंदाजा नहीं था। और तुम मुझे बाहर निकालने के बाद से कहां रह रहे हो? आयशा यह जानना चाहती थी कि रोहित को उनके फैसलों के लिए क्या परिणाम भुगतना पड़ा था। मैं अस्पताल के पास एक सस्ते होटल में रहा हूं। पता चला कि सिंघानिया अस्पताल में मुझे जो रेजिडेंसी सुनिश्चित थी वह साकार नहीं हुई। सुहाना के पिता को पता चला कि मैंने शादी कर ली थी और मैंने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया था, और उन्होंने फैसला किया कि वे उस तरह के डॉक्टर को अपनी संस्था में नहीं चाहते थे। रोहित यह स्वीकार करते हुए लग रहे थे कि उनकी पूरी पता चला थे कि किराश नहीं, पूरी रणनीति एक पूर्ण आपदा थी। आयशा को एहसास हुआ कि रोहित ने न केवल अपनी शादी खो दी थी, बल्कि वह पेशेवर अवसर भी खो दिए थे जिनके लिए उन्होंने अपने परिवार का बलिदान दिया था। और अब तुम अपने करियर के साथ क्या करने जा रहे हो? मेरे पास सरकारी अस्पतालों में कुछ विकल्प हैं, लेकिन वे वह पद नहीं हैं जिनकी मुझे उम्मीद थी। आयशा, कृपया मुझे तुमसे मिलने दो। हम सब कुछ एक साथ फिर से बना सकते हैं। रोहित भीख मांगते हुए लग रहे थे। आयशा जानती थी कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय था। वह रोहित से अपनी नई शक्ति और धन की स्थिति का खुलासा करके बदला ले सकती थी। वह उन्हें बस अस्वीकार कर सकती थी और अपने नए जीवन के साथ आगे बढ़ सकती थी, या वह सुन सकती थीं कि उन्हें क्या कहना था और मूल्यांकन कर सकती थीं कि सुलह की कोई संभावना थी या नहीं। कुछ क्षणों के विचार के बाद
आयशा ने फैसला किया कि वह रोहित से एक पूर्ण माफी सुनने की हकदार थी और वह उनके साथ जिस बच्चे की उम्मीद कर रहे थे उसके बारे में जानने के हकदार थे। रोहित, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, लेकिन हमें मेरे घर पर बात करनी होगी। तुम्हारा घर? तुम कहाँ रह रही हो? रोहित भ्रमित लग रहे थे। आयशा ने उन्हें शहर के केंद्र में उनके नए घर का पता दिया। आज शाम 5 बजे आओ, हमें बहुत कुछ बात करनी है। फोन काटने के बाद आयशा ने इस मुलाकात के लिए सावधानी से खुद को तैयार किया। उन्होंने अपने कपड़ों के संग्रह में से एक सुरुचिपूर्ण पोशाक पहनी। उन्होंने अपने बाल बनाए और हल्का मेकअप किया। वह चाहती थीं कि रोहित उन्हें उस मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में देखें जो वह बन गई थीं। ठीक 5 बजे आयशा ने अपने घर की घंटी सुनी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो रोहित की अभिव्यक्ति पूर्ण आश्चर्य की थी। पहले उन्होंने आयशा को देखा जो तेजस्वी और सुरुचिपूर्ण लग रही थीं। फिर उनकी आंखें उनके पीछे शानदार घर के अंदरूनी हिस्से की ओर मुड़ी। आयशा, यह सब क्या है? यह घर किसका है? रोहित वास्तव में भ्रमित लग रहे थे। यह मेरा घर है रोहित, अंदर आओ, हमें बात करनी है। आयशा ने उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें मुख्य लिविंग रूम की ओर निर्देशित किया। रोहित धीरे धीरे अंदर आए, अविश्वास के साथ चारों ओर देखते रहे। ठीक फर्नीचर, कलाकृतियां, सुरुचिपूर्ण सजावट, सब कुछ उस मामूली अपार्टमेंट के साथ नाटकीय रूप से विपरीत था जहां वे एक साथ रहे थे। आयशा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास ऐसा घर कैसे हो सकता है? आयशा मुख्य सोफे पर बैठ गईं और रोहित को उनके सामने बैठने के लिए आमंत्रित किया। यह एक लंबी कहानी है रोहित, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे बताओ कि तुम वास्तव में यहां क्यों हो और तुम इस बातचीत से क्या उम्मीद करते हो। रोहित शानदार माहौल में घबराए हुए और अपनी जगह से बाहर लग रहे थे। आयशा, मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। इस सप्ताह के दौरान मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं, कि सुहाना के लिए मुझे जो महसूस हुआ वह प्यार नहीं था बल्कि महत्वाकांक्षा थी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं और तुमसे भीख मांगता हूं कि तुम मुझे एक और मौका दो। और जिस बच्चे की हम उम्मीद कर रहे हैं उसके बारे में क्या? पिछले सप्ताह तुमने कहा था कि वह कभी नहीं होना चाहिए था। आयशा ने एक शांत लेकिन दृढ़ स्वर बनाए रखा। मैं डर गया था आयशा। गर्भावस्था ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया जब मैं अपने करियर पर इतना केंद्रित था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि हमारा बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है और मैं वह पिता बनना चाहता हूं जिसका वह हकदार है। रोहित ईमानदारी से ईमानदार लगने की कोशिश कर रहे। और कुमारी सिंघानिया और उनके अस्पताल में नौकरी के साथ वास्तव में क्या हुआ? आयशा सभी विवरण जानना चाहती थी। रोहित ने शर्म से सिर झुका लिया। सुहाना ने मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उनके लिए मैं केवल एक अस्थायी मनोरंजन था। जब उनका बॉयफ्रेंड यूरोप से पढ़ाई करके लौटा तो उन्होंने मुझे बिना किसी विचार के खारिज कर दिया, और जब उनके पिता को मेरी वैवाहिक स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि वे ऐसे डॉक्टरों को नहीं चाहते जो अपने परिवार को उनकी संस्था में काम करने के लिए छोड़ दें। तो अब जब तुम्हारी योजना काम नहीं की तो तुम मेरे साथ वापस आना चाहते हो? आयशा चाहती थी कि रोहित स्पष्ट रूप से समझें कि उन्होंने क्या किया था। यह सिर्फ वह नहीं है आयशा, तुम्हारे बिना रहने से मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया था। तुम मेहनती हो, वफादार हो, प्यारी हो, तुम वह सब कुछ हो जो एक पुरुष एक पत्नी में मांग सकता है। मैंने तुम्हें महत्व न देकर बेवकूफी की। रोहित अपनी भावनाओं से जूझ रहे थे। आयशा ने उन्हें ध्यान से देखा और उन्हें एहसास हुआ कि हालांकि रोहित उन्हें याद करने के बारे में ईमानदार हो सकते हैं, उनके पछतावे को उनके फैसलों के कारण उन्हें जो नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़े थे उससे भी प्रेरित किया गया था। अगर सुहाना के साथ उनकी योजना काम कर गई होती तो शायद उन्होंने उन्हें कभी नहीं ढूंढा होता। रोहित, क्या तुम जानते हो कि आज कौन सा दिन है? आयशा ने उनसे पूछा। मंगलवार है। क्यों? रोहित सवाल से भ्रमित लग रहे थे। आज ठीक 1 सप्ताह हो गया है जब तुमने मुझे हमारे घर से बाहर निकाल दिया था, यह कहते हुए कि मैं एक अनचाहे बच्चे वाली एक अशिक्षित महिला हूं। आयशा ने शांत रहने की कोशिश की, जबकि रोहित ने इस्तेमाल किए गए सटीक शब्दों को याद किया। रोहित स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थे। आयशा, मैं होश में नहीं था। मैंने भयानक बातें कही हैं जिनके लिए मुझे गहरा पछतावा है। मैं जानता हूं कि मैं जो कहा उसे मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा कर सकता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी इस तरह से नहीं देखूंगा। और मुझे कैसे पता चलेगा कि जब तुम्हारे जीवन में कोई और सुहाना सिंघानिया आएगी तो तुम फिर से अपना मन नहीं बदलोगे? आयशा ने सीधे उनसे पूछा, क्योंकि मैंने अपने जीवन का सबसे कठिन सबक सीखा है।
मैंने वह सबसे मूल्यवान चीज खो दी जो मेरे पास थी, एक भ्रम का पीछा करते हुए जो एक भ्रम निकला। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। रोहित अपने ही शब्दों से आश्वस्त लग रहे थे। आयशा सोफे से उठी और अपने घर के बगीचे की ओर जाने वाली खिड़की की ओर चली गईं। रोहित, इस सप्ताह मुझे हमारे रिश्ते पर विचार करने का समय मिला है और मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें एहसास हुई। क्या बातें? रोहित ने उत्सुकता से पूछा। मुझे एहसास हुआ कि 8 साल तक हमारा रिश्ता बहुत असंतुलित था। मैंने तुम्हारे पढ़ने के लिए 3 नौकरियां की, जबकि तुम पूरी तरह से कॉलेज के लिए समर्पित थे। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए अपने सपनों का बलिदान दिया। मैंने एक साथ हमारे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अपनी जवानी छोड़ दी। आयशा ने सीधे उनकी ओर मुड़ने के लिए घूम गईं। और तुमने मेरे लिए क्या किया रोहित? रोहित कई पलों तक चुप रहे, स्पष्ट रूप से सवाल पर विचार कर रहे थे। तुम सही कह रही हो आयशा, मैंने वह सब कुछ लिया जो तुमने दिया था, उसे मानकर। मैंने तुम्हें खोने तक तुम्हारे बलिदानों को महत्व नहीं दिया, ठीक है। और जब तुमने आखिरकार स्नातक होने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, तो मुझे धन्यवाद देने और मेरे लिए किए गए सभी चीजों का प्रतिफल शुरू करने के बजाय तुमने मुझे पहली महिला के लिए छोड़ दिया जिसने तुम्हें कुछ ऐसा पेश किया जो तुम्हें बेहतर लगा। आयशा को लगा कि रोहित के लिए यह समझना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने क्या किया था। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया उसका कोई बहाना नहीं है आयशा, लेकिन मैं यहां तुमसे भीख मांग रहा हूं कि तुम मुझे यह साबित करने का मौका दो कि मैं बदल सकता हूं, कि मैं वह पति बन सकता हूं जिसकी तुम हकदार हो। रोहित उठे और उनके पास गए। आयशा ने उन्हें पास आते हुए देखा और उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें उनके लिए वह शारीरिक आकर्षण महसूस नहीं होता था जो उन्हें एक बार हुआ था। वह प्यार जो उन्होंने 8 साल तक महसूस किया था, उस क्रूर रात के दौरान पूरी तरह से गायब हो गया था जब उन्होंने उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल दिया था। रोहित, तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि इस सप्ताह मेरे जीवन में क्या हुआ है। आयशा ने अपनी नई स्थिति का खुलासा करने का फैसला किया। क्या हुआ? तुम्हें नौकरी मिल गई? तुम कहाँ रह रही हो? रोहित आयशा की रहस्यमय परिस्थितियों से तेजी से भ्रमित हो रहे थे। मुझे नौकरी से कहीं अधिक मिला है रोहित, मुझे अपनी पूरी स्वतंत्रता मिली है। आयशा फिर से बैठ गईं और उन्हें भी बैठने के लिए इशारा किया। अगले 30 मिनटों के दौरान आयशा ने रोहित को पूरी कहानी बताई। उन्हें वीरान आश्रम में कैसे पहुंचना पड़ा, उन्हें अपनी बड़ी मांझी का पत्र कैसे मिला, उन्हें विरासत कैसे मिली और उन्हें कैसे पता चला कि वह कई संपत्तियों और एक महत्वपूर्ण संपत्ति की मालकिन थीं। रोहित की अभिव्यक्ति कहानी सुनते ही नाटकीय रूप से बदल गई। वह भ्रम से आश्चर्य में, आश्चर्य से अविश्वास में चले गए और अंत में इस नई जानकारी के निहितार्थों के बारे में मानसिक गणना करते हुए लग रहे थे। क्या तुम कह रही हो कि अब तुम अमीर हो, कि यह पूरा घर तुम्हारा है? रोहित धीरे धीरे जानकारी को संसाधित करते हुए लग रहे थे। मैं कह रही हूं कि मुझे जीवित रहने के लिए अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपने बेटे को सर्वोत्तम संभव स्थिति में पालने, उसे सर्वोत्तम शिक्षा देने, उसके भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए संसाधन है। आयशा रोहित की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देख रही थी। आयशा, यह अविश्वसनीय है। यह ऐसा है जैसे भाग्य ने हमें दूसरा मौका देने के लिए हस्तक्षेप किया हो। अब हम वास्तव में खुश रह सकते हैं। हम अपने बेटे को वह सब कुछ दे सकते हैं जिसका वह हकदार है। रोहित उत्साहित लग रहे थे, लेकिन आयशा ने देखा कि विरासत के बारे में जानने के बाद उनका उत्साह काफी बढ़ गया था। हमारा बेटा रोहित, पिछले सप्ताह तुमने कहा था कि तुम इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं चाहते थे। आयशा यह देखना चाहती थीं कि रोहित इस विरोधाभास को कैसे संभालेंगे। मैं भ्रमित था आयशा। ग्रेजुएशन का तनाव, अच्छी नौकरी पाने का दबाव, वह सब मुझे तर्कहीन तरीके से कार्य करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन अब मैं चीजों को स्पष्ट रूप से देखता हूं। मैं अपने बेटे के जीवन का हिस्सा बनना चाहता हूं। रोहित सोफे पर आयशा के करीब आ गए। आयशा को एहसास हुआ कि रोहित उनकी नई वित्तीय स्थिति को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहे थे, न कि जरूरी नहीं कि उन्हें एक व्यक्ति के रूप में अधिक महत्व देने के कारण के रूप में। रोहित, अगर मुझे यह विरासत नहीं मिली होती, अगर मैं एक सप्ताह पहले की गरीब और परित्यक्त महिला होती, तो क्या तुम यहां माफी मांगने आते? सवाल ने रोहित को एक असहज स्थिति में डाल दिया। एक लंबे विराम के बाद उन्होंने जवाब दिया, आयशा, मैंने तुम्हें तुम्हारी नई स्थिति के बारे में कुछ भी जानने से पहले ढूंढा। मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें खो दिया था। लेकिन हमारे सुलह के बारे में तुम्हारा उत्साह निश्चित रूप से पैसे के बारे में जानने के बाद बढ़ गया है। आयशा वास्तविकता से बचने के लिए उन्हें तैयार नहीं थी। रोहित उस अवलोकन से इनकार नहीं कर सके। आयशा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा।
यह जानना कि अब हमारे पास वित्तीय सुरक्षा है भविष्य को सभी के लिए अधिक आशाजनक बनाता है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें याद करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पैसे के बारे में पता था। आयशा सोफे से उठी और कमरे में घूमने लगी, सावधानी से सोच रही थीं कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। वह जानती थीं कि रोहित उन्हें याद करने के बारे में आंशिक रूप से ईमानदार थे, लेकिन वह यह भी जानती थीं कि सुलह में उनकी रुचि का आयशा की नई वित्तीय स्थिति उन्हें जो फायदे दे सकती थी, उससे बहुत कुछ लेना देना था। रोहित, मुझे तुमसे एक बहुत सीधा सवाल पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पूरी ईमानदारी से जवाब दो। आयशा उनके सामने रुक गईं। जरूर आयशा, जो चाहो पूछो। रोहित सहयोग करने के लिए तैयार लग रहे थे। अगर इस समय तुम्हें मेरे साथ सुलह करने और उस सब के बीच चयन करना पड़े जो इसमें प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी शामिल होगी और देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल में उत्कृष्ट वेतन के साथ नौकरी का एक किसी में प्रस्ताव, लेकिन इस शर्त पर कि तुम कभी भी मुझसे या हमारे बेटे से संपर्क नहीं कर सकते, तुम क्या चुनोगे? आयशा एक जवाब चाहती थीं जो रोहित की वास्तविक प्राथमिकताओं को प्रकट करे। रोहित लंबे समय तक चुप रहे, स्पष्ट रूप से सवाल से जूझ रहे थे। आखिरकार उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें और हमारे बेटे को चुनूंगा। आयशा, मैंने सीखा है कि अगर आपके पास साझा करने के लिए परिवार नहीं है तो पेशेवर सफलता कोई मायने नहीं रखती है। आयशा ने उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके आवाज के लहजे को देखा। यह निर्धारित करने की कोशिश कर रही थीं कि क्या वह ईमानदार थे। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे सुलह करना चाहती हूं, लेकिन इस शर्त पर कि तुम एक विवाह पूर्व समझौता प्रीनप्शियल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करो जो यह स्थापित करे कि तुम्हें मेरी विरासत पर कोई अधिकार नहीं है। इस सवाल ने स्पष्ट रूप से रोहित को आश्चर्यचकित कर दिया। एक विवाह पूर्व समझौता? लेकिन आयशा, हम पहले से ही शादीशुदा हैं, और इसके अलावा अगर हम विश्वास के आधार पर अपनी शादी को फिर से बनाने जा रहे हैं तो तुम ऐसा क्यों करना चाहोगी? क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि अगर तुम मुझसे सुलह करने का फैसला करते हो तो यह इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे एक व्यक्ति के रूप में प्यार करते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें एक वित्तीय अवसर दिखाई देता है। आयशा ने एक शांत लेकिन दृढ़ स्वर बनाए रखा। रोहित इस प्रस्ताव के निहितार्थों को संसाधित करते हुए लग रहे थे। आयशा, मैं समझता हूं कि जो हुआ उसके बाद तुम्हारी सतर्कता, लेकिन एक विवाह पूर्व समझौता मांगना यह सुझाव देता है कि तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हो। क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए रोहित? एक सप्ताह पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक अशिक्षित महिला हूं जिसमें एक अनचाहा बच्चा है, और तुमने मुझे बिना किसी विचार के मेरे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे क्यों मानना चाहिए कि तुम्हारे मेरे प्रति भावनाएं ईमानदारी से बदल गई हैं? आयशा चाहती थीं कि वह ईमानदारी से सामना करें कि उन्होंने क्या किया था। रोहित चुप रहे, स्पष्ट रूप से यह समझते हुए कि उनके पिछले कार्यों ने उनके रिश्ते में विश्वास की नींव को नष्ट कर दिया था। तुम सही कह रही हो आयशा, मैंने स्वचालित रूप से तुम्हारे विश्वास की उम्मीद करने का अधिकार खो दिया है। मुझे इसे फिर से कमाना होगा। और क्या तुम यह साबित करने के लिए विवाह पूर्व समझौता पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो कि तुम्हारे इरादे वास्तविक हैं? आयशा एक निश्चित जवाब चाहती थी। एक और लंबे विराम के बाद रोहित ने जवाब दिया, अगर तुम्हें सुरक्षित महसूस करने के लिए इसकी जरूरत है तो हाँ, मैं इस पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। आयशा जानती थीं कि यह जवाब, हालांकि सही था, बहुत अधिक उत्साह के बाद आया था। एक आदमी जो वास्तव में पछता रहा होता और जो वास्तव में उन्हें प्यार करता, वह किसी भी शर्त को तुरंत स्वीकार कर लेता जिससे उन्हें सुरक्षित महसूस होता। रोहित, तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत है। आयशा ने बातचीत के सबसे कठिन हिस्से के लिए खुद को तैयार किया। क्या है? रोहित आयशा के गंभीर स्वर से घबराए हुए लग रहे थे। इस सप्ताह के दौरान जब तुम सुहाना सिंघानिया के साथ मेरे बिना एक नया जीवन बनाने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे न केवल आर्थिक सुरक्षा मिली बल्कि मुझे कुछ और भी अधिक मूल्यवान मिला। मुझे मेरा अपना मूल्य मिला। आयशा उनके सामने बैठ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? रोहित भ्रमित लग रहे थे। मेरा मतलब है कि मुझे एहसास हुआ कि 8 साल तक मैं अपने रिश्ते में पूरी तरह से खो गई थी। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए इतनी मेहनत की कि मैं भूल गई कि मेरे भी अपने सपने थे। मैंने तुम्हारे लिए सही होने पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि मैं भूल गई कि आयशा एक व्यक्ति के रूप में कौन थी। आयशा को लगा कि इन विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना महत्वपूर्ण था। रोहित ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कहां जा रही थी। इस सप्ताह 8 साल में पहली बार मुझे पूरी तरह से अकेले जीवित रहना पड़ा। मुझे अपने लिए निर्णय लेने पड़े। मुझे किसी और पर निर्भर हुए बिना चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
और मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कहीं अधिक मजबूत और सक्षम हूं जितना मैंने कभी सोचा था। आयशा इन विचारों को मौखिक रूप देने में सशक्त महसूस कर रही थी। आयशा, यह अद्भुत है। मैं हमेशा जानता था कि तुम मजबूत हो। अब हम उस ताकत का उपयोग एक ठोस परिवार बनाने के लिए कर सकते हैं। रोहित सुलह की ओर बातचीत को निर्देशित करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं रोहित, तुम नहीं समझते। आयशा फिर से उठी। मुझे एहसास हुआ कि मैं वह आयशा नहीं बनना चाहती जो मैं पहले थी। मैं वह महिला नहीं बनना चाहती जो एक ऐसे पुरुष के लिए सब कुछ बलिदान कर देती है जो उसे महत्व नहीं देता है। मैं अपनी खुशी या सुरक्षा के लिए अब किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहती। लेकिन आयशा, अब हमारे पास एक अधिक संतुलित रिश्ता हो सकता है। मैं भी बदल गया हूं। मैंने तुम्हें महत्व देना सीखा है। रोहित यह समझना शुरू कर रहे थे कि बातचीत उस दिशा में नहीं जा रही थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हो सकता है कि तुम बदल गए हो रोहित, लेकिन मैं बहुत अधिक बदल गई हूं और नई आयशा एक ऐसे रिश्ते में वापस जाने को तैयार नहीं है जिसने उसे 8 साल तक अपनी पहचान खोने पर मजबूर किया। आयशा को यह कहने के बारे में पूर्ण स्पष्टता महसूस हुई। तुम वास्तव में क्या कह रही हो आयशा? रोहित यह समझना शुरू कर रहे थे कि जिस सुलह की उन्हें उम्मीद थी वह नहीं होने वाली थी। मैं कह रही हूं कि मैं तुमसे सुलह नहीं करूंगी रोहित, इसलिए नहीं कि मैं तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला लेना चाहती हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने खोजा है कि मैं उससे कहीं बेहतर की हकदार हूं जो हमने एक साथ किया था। आयशा को इन शब्दों का उच्चारण करने में स्वतंत्रता महसूस हुई। रोहित के चेहरे पर सदमा, दुख और जो दहशत लग रही थी उसका मिश्रण दिखाई दिया। आयशा, कृपया पुनर्विचार करो। हमारे 8 साल एक साथ हैं। हमारे रास्ते में एक बच्चा है। हम इसे काम कर सकते हैं। हमारे रास्ते में एक बच्चा है, यह सच है, और उस बच्चे का सबसे अच्छा संभव पिता होगा मैं। आयशा ने सुरक्षात्मक रूप से अपने पेट पर हाथ रखा। और मेरे बेटे के जीवन में मेरी क्या जगह है? रोहित यह महसूस कर रहे थे कि वह न केवल आयशा बल्कि अपने बेटे को भी खो रहे थे। यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है रोहित। अगर तुम एक उपस्थित और जिम्मेदार पिता बनना चाहते हो तो हम एक साझा हिरासत व्यवस्था स्थापित करेंगे जो हमारे बेटे के लिए सबसे अच्छी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक जोड़े के रूप में फिर से एक साथ आ जाएं। आयशा ने इस संभावना के बारे में सावधानी से सोचा था। आयशा, कृपया, मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। हम कपल थेरेपी पर जा सकते हैं। हम अपनी समस्याओं पर काम कर सकते हैं। रोहित हताश लग रहे थे। रोहित, क्या तुम नहीं समझते? यह नहीं है कि हमारे पास ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है। यह है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। आयशा ने इन शब्दों को एक शांति के साथ उच्चारित किया जिसने उन्हें खुद आश्चर्यचकित कर दिया। इस घोषणा के बाद पूर्ण सन्नाटा छा गया। रोहित आयशा को देख रहे थे जैसे कि वह जो उन्होंने अभी सुना था उसे संसाधित नहीं कर पा रहे थे। यह कैसे संभव है कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती? 1 सप्ताह पहले तुम मेरे लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार थीं। रोहित वास्तव में भ्रमित लग रहे थे। 1 सप्ताह पहले मैं एक अलग महिला थी। मैं वह महिला थी जिसने प्यार को निर्भरता से भ्रमित किया था, जिसने भक्ति को पहचान के नुकसान से भ्रमित किया था। नई आयशा अंतर समझती है। आयशा हर शब्द के साथ खुद पर अधिक आश्वस्त महसूस कर रही थी। और तुम्हारे प्यार को वापस पाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। रोहित ने एक आखिरी प्रयास किया। आयशा ने जवाब देने से पहले सावधानी से सोचा। रोहित, सच्चा प्यार उस क्रूर तरीके से नष्ट होने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता है जिस तरह से तुमने इसे नष्ट किया था। लेकिन तुम जो कर सकते हो वह यह है कि तुम हमारे बेटे के लिए सबसे अच्छे संभव पिता बनो और अपने जीवन के साथ खुश रहने का एक तरीका ढूंढो। रोहित कई मिनटों तक चुपचाप बैठे रहे, स्पष्ट रूप से इस वास्तविकता को संसाधित कर रहे थे कि उन्होंने आयशा को हमेशा के लिए खो दिया था। आखिरकार वह सोफे से उठे और दरवाजे की ओर चले गए। आयशा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। हालांकि मुझे गहरा दुख होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं हमारे बेटे के लिए सबसे अच्छा पिता बनूंगा जो मैं बन सकता हूं। रोहित लिविंग रूम के प्रवेश द्वार पर रुक गए। बस यही है जो मैं मांगती हूं रोहित। हमारा बेटा एक ऐसे पिता का हकदार है जो उसे प्यार करता है और जो उसके जीवन में मौजूद है। आयशा रोहित के साथ मुख्य दरवाजे तक गईं। बाहर निकलने से पहले रोहित आखिरी बार आयशा की ओर मुड़े। आयशा, मुझे उस सभी दर्द के लिए बहुत अफसोस है जो मैंने तुम्हें दिया। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सभी खुशियों की कामना करता हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी पूरी तरह से माफ कर सकती हो। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है रोहित। मेरे लिए अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए माफी जरूरी थी, लेकिन माफी का मतलब सुलह नहीं है।
आयशा ने धीरे से दरवाजा उनके पीछे बंद कर दिया। रोहित के जाने के बाद आयशा अपने लिविंग रूम में बैठ गईं और उन्होंने अभी अभी हुई बातचीत पर विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने स्थिति को एक परिपक्वता और स्पष्टता के साथ संभाला था जो उनके पास पहले कभी नहीं थी। एक सप्ताह पहले की आयशा ने शायद रोहित की माफी स्वीकार कर ली होती और अपनी शादी को फिर से बनाने की कोशिश की होती, लेकिन नई आयशा जानती थी कि वह उससे कहीं बेहतर की हकदार थी। उस रात आयशा अपने ही बिस्तर पर अपने ही घर में सोईं। उनके द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थीं। 8 साल में पहली बार वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी रही थीं, अपनी पहचान या अपनी खुशी को किसी और को खुश करने के लिए समझौता किए बिना। अगले महीने आयशा के लिए तेजी से गुजरे। उन्होंने अपना समय अपने बच्चे के आने की तैयारी में, एकल माताओं की मदद के लिए अपने फाउंडेशन की स्थापना की योजना बनाने में और अपनी नई आर्थिक और भावनात्मक स्वतंत्रता का आनंद लेने में बिताया। रोहित ने अपने बेटे के जीवन में मौजूद रहने का अपना वादा निभाया। वह कई प्रसव पूर्व चिकित्सा अपॉइंटमेंट में शामिल हुए, बच्चे के आने के लिए आवश्यक सभी चीजों को तैयार करने में मदद की और एक पिता बनने के लिए वास्तविक उत्साह दिखाया। हालांकि उन्होंने सुलह न करने के आयशा के फैसले का पूरी तरह से सम्मान किया और कभी भी उन्हें अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव नहीं डाला। जब आखिरकार प्रसव का दिन आया तो आयशा ने एक सुंदर, स्वस्थ लड़के को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अपने परदादा के सम्मान में आरव रखा। रोहित अस्पताल में मौजूद थे और अपने बेटे से मिलकर खुशी से रो पड़े, लेकिन उन्होंने समझा कि उनकी भूमिका एक सह जिम्मेदार पिता की होगी, न कि आयशा के पति की। आरव के जन्म के बाद आयशा ने खुद को उससे कहीं अधिक पूर्ण और संतुष्ट महसूस किया जितना उन्होंने कभी कल्पना की थी। उनके पास एक सुंदर और स्वस्थ बेटा था, उनके पास जीवन भर की आर्थिक सुरक्षा थी, उनके पास अपने परिवार को पालने के लिए एक सुंदर घर था और सबसे ऊपर उनके पास एक मजबूत और स्वतंत्र पहचान थी। आरव के जन्म के 6 महीने बाद आयशा ने आधिकारिक तौर पर अपनी बड़ी मांझी के सम्मान में अमृता नारी शक्ति फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन कमजोर स्थितियों में गर्भवती महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करता था, जिसमें अस्थायी आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कानूनी सलाह, चिकित्सा सहायता और व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम शामिल थे। फाउंडेशन की पहली लाभार्थी 19 साल की एक युवा महिला थी जिसका नाम कारमेन था, जिसे गर्भवती होने पर उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था। आयशा ने कारमेन की कहानी में अपने खुद के अनुभव का बहुत कुछ देखा और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित किया कि इस युवा महिला को अपने और अपने बच्चे के लिए एक सफल जीवन बनाने के लिए आवश्यक सभी अवसर मिले। कारमेन, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझो, आयशा ने अपनी पहली मुलाकात के दौरान उससे कहा। यह तथ्य कि तुम एक कठिन अनुभव से गुजरी हो, यह परिभाषित नहीं करता कि तुम कौन हो और न ही यह सीमित करता है कि तुम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकती हो। तुम मजबूत हो, तुम मूल्यवान हो और तुम दुनिया की सभी खुशियों की हकदार हो। फाउंडेशन के साथ अपने काम के माध्यम से आयशा दर्जनों महिलाओं से मिलीं जिन्होंने उनकी जैसी ही स्थितियों का सामना किया था। कुछ को उनके भागीदारों ने छोड़ दिया था, अन्य को उनके परिवारों ने अस्वीकार कर दिया था और अन्य को केवल अपने बच्चों को अकेले पालने के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी। हर कहानी जो उन्होंने सुनी उसने दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी विरासत का उपयोग करने के आयशा के फैसले की पुष्टि की। उन्हें एहसास हुआ कि उनके व्यक्तिगत अनुभव ने, हालांकि दर्दनाक था, उन्हें समान स्थितियों में अन्य महिलाओं की प्रभावी ढंग से मदद करने के लिए आवश्यक परिप्रेक्ष्य दिया था। अपने संगठन की स्थापना के 1 साल बाद आयशा को महिला सशक्तिकरण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने के लिए एक निमंत्रण मिला। उनके प्रस्तुति का विषय होगा पीड़ित होने से सशक्तिकरण तक, दर्द को उद्देश्य में कैसे बदलें। अपनी प्रस्तुति के दौरान आयशा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी पूरी कहानी बताई। उन्होंने 8 साल के बारे में बात की जो उन्होंने अपने पूर्व पति के करियर का समर्थन करने के लिए बलिदान किए थे, उस क्रूर परित्याग के बारे में जो उन्होंने सहा था, उस हताश रात के बारे में जो उन्होंने वीरान आश्रम में बिताई थी और उन्हें न केवल आर्थिक सुरक्षा बल्कि अपने जीवन में अपनी पहचान और उद्देश्य भी कैसे मिला था। मेरे साथ हुआ अन्याय भयानक था, आयशा ने अपनी प्रस्तुति के अंत में कहा, लेकिन इसने मुझे जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। आज मैं उससे कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अधिक दयालु महिला हूं जो मैं उस अनुभव से गुजरे बिना कभी नहीं बन पाती। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब मैं अपनी कहानी का उपयोग अन्य महिलाओं की मदद करने के लिए कर सकती हूं जो समान स्थितियों से गुजर रही हैं।
दर्शकों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी प्रस्तुति का स्वागत किया, जो कई मिनटों तक चली। सम्मेलन के बाद आयशा से दर्जनों महिलाएं मिलीं, जो अपनी कहानियां साझा करना चाहती थीं और उन्हें आशा और प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद देना चाहती थीं। जो महिलाएं उनके पास आईं, उनमें से एक युवा डॉक्टर थीं, जिन्होंने उनसे कहा, डॉक्टर आयशा, आपकी कहानी ने मुझे मेडिकल कॉलेज में मेरी एक सहपाठी की याद दिलाई। उनके पूर्व पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को एक महत्वपूर्ण परिवार की महिला से शादी करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन सब कुछ गलत हो गया और अब वह बहुत कठिन परिस्थितियों में एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं। आयशा को इस कहानी के बारे में उत्सुकता महसूस हुई, जो बहुत परिचित लग रही थी। आपके सहपाठी का नाम क्या है? रोहित वर्मा। क्या आप उन्हें जानती हैं? युवा डॉक्टर ने पूछा। आयशा हल्की मुस्कुराई। हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। वह मेरे बेटे के पिता हैं। वास्तव में क्या अविश्वसनीय संयोग है। वर्मा हमेशा अपने बेटे के बारे में इतने प्यार से बात करते हैं, लेकिन वह बच्चे की मां को खोने के लिए बहुत पछताते हुए लगते थे। वह कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। युवा डॉक्टर कनेक्शन से मोहित लग रही थी। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वह एक अच्छे पिता बन रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आयशा को यह जानकर संतुष्टि महसूस हुई कि रोहित अपनी पैतृक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे। क्या मैं आपसे कुछ व्यक्तिगतता, आपके साथी पूरी परिफोर्स की लाम की 80 का अमलीस पूछ सकती हूँ? डॉक्टर आयशा, युवा डॉक्टर संकोच कर रही थी। जरूर। क्या आपको कभी उनसे सुलह न करने का पछतावा होता है? मेरा मतलब है, वह ईमानदारी से पछताते हुए लगते हैं और आपके बेटे को उसके दोनों माता पिता एक साथ मिलते। सवाल समझने योग्य था, लेकिन स्थिति की समझ की कमी को दर्शाता था। आयशा ने जवाब देने से पहले सावधानी से विचार किया। मुझे कभी भी एक पारंपरिक परिवार की सुविधा पर खुद को महत्व देने का पछतावा नहीं होता है। मेरा बेटा प्यार से भरे घर में पल रहा है, जहां वह अपनी मां को एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में देखता है। यह उसे किसी भी टूटी हुई शादी से अधिक स्वस्थ रिश्तों के बारे में सिखाएगा। आरव के जन्म के 2 साल बाद आयशा शहर की सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक बन गई थीं। उनके फाउंडेशन ने 200 से अधिक महिलाओं को अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद की थी और उनकी व्यक्तिगत कहानी ने सम्मेलनों, साक्षात्कारों और प्रकाशनों के माध्यम से हजारों महिलाओं को प्रेरित किया था। आरव एक स्वस्थ और खुशहाल बच्चा था, जो नियमित रूप से अपने दोनों माता पिता के साथ समय बिताता था। रोहित ने एक उपस्थित और जिम्मेदार पिता होने का अपना वादा पूरी तरह से निभाया था और अपने बेटे के साथ एक प्यार भरा और स्थिर रिश्ता विकसित किया था। आयशा और रोहित के बीच का रिश्ता एक सम्मानजनक और प्रभावी सह पालन को पेरेंटिंग में विकसित हो गया था। फाउंडेशन की दूसरी वर्षगांठ पर आयशा ने एक बड़ा जश्न आयोजित किया, जहां उन्होंने उन सभी महिलाओं को इकट्ठा किया जो कार्यक्रम की लाभार्थी रही थीं। यह देखना भावनात्मक था कि इनमें से कई महिलाओं ने न केवल अपनी कठिन परिस्थितियों पर काबू पाया था, बल्कि वे फल फूल चुकी थीं और अपने समुदायों में नेता बन गई थीं। कारमेन, फाउंडेशन की पहली लाभार्थी, ने एक नर्सिंग कार्यक्रम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और उसी अस्पताल में काम कर रही थी जहां आयशा ने आरव को जन्म दिया था। डॉक्टर आयशा, आपने मेरी जान बचाई, कारमेन ने आंसू भरी आंखों से उनसे कहा। आपने न केवल मेरी आर्थिक मदद की, बल्कि आपने मुझे सिखाया कि मैं परिस्थितियों से कहीं अधिक बन सकती हूं। जश्न के दौरान आयशा ने उस रास्ते पर विचार किया जो उन्होंने वीरान आश्रम में उस हताश रात से तय किया था। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े दर्द को उस सबसे सार्थक उद्देश्य में बदल दिया था जिसकी वह कल्पना कर सकती थीं। उन्होंने एक व्यक्तिगत अन्याय को अन्याय की तखा महिलाओं के लिए न्याय बनाने के लिए एक मंच में बदल दिया था। आयशा ने आरव को जश्न के बगीचे में अन्य बच्चों के साथ खुशी से खेलते हुए देखा और उन्हें अपने जीवन ने जो रास्ता लिया था उसके लिए गहरा आभार महसूस हुआ। उनका बेटा प्यार से भरे माहौल में पल रहा था, मजबूत महिलाओं से घिरा हुआ था जो उन्हें उनके जीवन में महिलाओं का सम्मान और महत्व देना सिखाएंगी। जश्न के अंत में जब सभी मेहमान चले गए थे, आयशा आरव को अपनी बाहों में लेकर अपने घर के बगीचे में अकेली बैठी थी। सितारों को देखते हुए उन्होंने अपनी बड़ी मांझी अमृता से फुसफुसा कर कहा, हमारी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। हमने आपकी विरासत का सम्मान किया है और हमने आपके आशीर्वाद का उपयोग अन्य महिलाओं को आशीर्वाद देने के लिए किया है। आरव हमारे परिवार के मूल्यों, ताकत, करुणा और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ रहा है। आरव ने एक हंसमुख और प्यार भरा व्यक्तित्व विकसित किया था और हालांकि वह केवल 2 साल का था, वह पहले से ही उस बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के संकेत दिखा रहा था जिसने शर्मा परिवार की महिलाओं की विशेषता बताई थी।
आयशा उन्हें यह समझने के लिए पाल रही थीं कि सभी लोगों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर महिलाओं के साथ। फाउंडेशन की तीसरी वर्षगांठ पर आयशा को एक अप्रत्याशित प्रस्ताव मिला। शहर की सरकार उनके फाउंडेशन के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करना चाहती थी और उन्हें पूरे देश में कमजोर स्थितियों में महिलाओं की मदद करने के लिए एक सरकारी कार्यक्रम का नेतृत्व करने की पेशकश की। प्रस्ताव रोमांचक था, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी पेश करता था। इसका मतलब था लगातार यात्रा करना, बहुत बड़े बजट का प्रबंधन करना और राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ काम करना जो महिला सशक्तिकरण पर उनके दृष्टिकोण को साझा नहीं कर सकते थे। कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद आयशा ने प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया, लेकिन विशिष्ट शर्तों के साथ जो यह सुनिश्चित करेंगी कि कार्यक्रम उन सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखेगा जिन्होंने उनके स्थानीय फाउंडेशन को सफल बनाया था। मैं इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व स्वीकार करती हूं, उन्होंने सरकारी अधिकारियों से कहा, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम पारंपरिक दान नहीं करने जा रहे हैं। हम इन महिलाओं के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने और अपने समुदायों में नेता बनने के लिए वास्तविक अवसर पैदा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम अमृता राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अमृता राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण रखा गया था और आयशा ने अपने दृष्टिकोण को साझा करने वाली स्थानीय केंद्र स्थापित करने और कार्य टीमों को प्रशिक्षित करने के लिए पूरे देश की यात्रा की। इन यात्राओं में से एक के दौरान आयशा ने एक छोटे शहर का दौरा किया, जहां वह 45 साल की एक महिला से मिली जिसका नाम रोशनी था, जिसे उसके पति ने 25 साल की शादी के बाद छोड़ दिया था, जब उसने एक छोटी महिला के साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया था। डॉक्टर आयशा, मैं 45 साल की हूं और मेरे पास कोई औपचारिक शिक्षा या कार्य अनुभव नहीं है, रोशनी ने हताशा में उनसे कहा। मैं जीवित रहने के लिए क्या कर सकती हूं? आयशा ने रोशनी में वह महिला देखी जो वह खुद हो सकती थी, अगर उन्हें अपनी विरासत और अपना उद्देश्य नहीं मिला होता। रोशनी, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ समझो। उम्र तुम्हारी क्षमता को परिभाषित नहीं करती है और औपचारिक शिक्षा की कमी सीखने और बढ़ने की तुम्हारी क्षमता को सीमित नहीं करती है। हम तुम्हारी प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें अवसरों में बदलने के लिए एक साथ काम करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से रोशनी ने खोजा कि उनमें बेकिंग के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा थी। कार्यक्रम ने उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण, पेशेवर उपकरण और अपने खुद के केक और स्वादिष्ट डेसर्ट का व्यवसाय स्थापित करने के लिए समर्थन प्रदान किया। 1 साल से भी कम समय में रोशनी ने एक समृद्ध व्यवसाय बनाया था, जिसने उनके समुदाय की कई महिलाओं को रोजगार दिया था। परिवर्तन की ये कहानियां हर शहर में दोहराई गईं जहां आयशा ने दौरा किया। जिन महिलाओं को समाज द्वारा छोड़ दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था या बस अनदेखा कर दिया गया था, उन्होंने अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने और अन्य महिलाओं के लिए ताकत और दृढ़ संकल्प का उदाहरण बनने के तरीके ढूंढे। अपने रोहित द्वारा उन्हें छोड़ने की उस भयानक रात के 5 साल बाद आयशा देश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बन गई थीं। उनके राष्ट्रीय कार्यक्रम ने 5000 से अधिक महिलाओं को अपने जीवन को बदलने में मदद की थी और उनकी व्यक्तिगत कहानी को किताबों, वृत्तचित्रों और लेखों में दर्ज किया गया था, जिसने पूरी दुनिया की महिलाओं को प्रेरित किया। एक राष्ट्रीय टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान प्रस्तुतकर्ता ने उनसे पूछा, डॉक्टर आयशा, अगर आप अपने पूर्व पति को एक संदेश भेज सकती हैं जिन्होंने गलती से आपके जीवन में इस अविश्वसनीय परिवर्तन को उत्प्रेरित किया, तो आप क्या कहेंगी? आयशा ने जवाब देने से पहले शांति से मुस्कुराई। मैं कहूंगी, धन्यवाद। मुझे यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि मैं अपनी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत हूं। मुझे मेरे वास्तविक मूल्य की खोज करने के लिए मजबूर करने के लिए धन्यवाद, और सबसे बढ़कर आरव के लिए एक अच्छे पिता बनने के लिए धन्यवाद, क्योंकि अब वास्तव में यही एकमात्र चीज मायने रखती है। प्रस्तुतकर्ता जवाब से हैरान लग रहे थे। क्या आपको उन्हें इतना क्रूरता से छोड़ने के लिए उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है? द्वेष एक जहर है जो केवल उसे नुकसान पहुंचाता है जो इसे अंदर रखता है, आयशा ने जवाब दिया। मैंने दर्द को उद्देश्य में, अन्याय को अवसर में बदलने का फैसला किया ताकि अन्य महिलाओं के लिए न्याय बनाया जा सके। रोहित ने अपने कारणों और सीमाओं के कारण जो किया वह किया। मैं अन्य लोगों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं नियंत्रित कर सकती हूं कि मैं उन कार्यों पर कैसे प्रतिक्रिया करती हूं। साक्षात्कार के बाद आयशा अपने घर चली गईं, जहां आरव, अब 5 साल का, स्कूल से बनाए गए एक कार्ड के साथ उनका इंतजार कर रहा था। कार्ड पर लिखा था, दुनिया की सबसे अच्छी मां के लिए, जो सभी माँओं को मजबूत बनने में मदद करती है। आयशा ने अपने बेटे को गले लगाया और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी भी पारंपरिक विवाह से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ हासिल किया था।
उन्होंने एक ऐसे बच्चे को पाला था जो स्त्री शक्ति के महत्व को समझता फिर था। उन्होंने हजारों महिलाओं को अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद की थी और उन्होंने उस प्यार और सेवा की विरासत का पूरी तरह से सम्मान किया था जो उनकी बड़ी मांझी अमृता ने उनके लिए छोड़ी थी। उस रात जब वह आरव को सुला रही थी तो उसने उनसे पूछा, माँ, आप और पिताजी मेरे दोस्तों के माता पिता की तरह एक साथ क्यों नहीं रहते? आयशा इस सवाल का इंतजार कर रही थी और उन्होंने सावधानी से अपना जवाब तैयार किया था। बेटा, कभी कभी वयस्क अलग रहने पर अधिक खुश और बेहतर माता पिता होते हैं। तुम्हारे पिताजी और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों तुम्हें वह सारा प्यार और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम एक ही घर में रहते हैं, बल्कि यह है कि हम दोनों तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं। आरव ने बच्चों की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के साथ सिर हिलाया। मैं समझता हूं, माँ, और मुझे आप पर गर्व है कि आप उन सभी महिलाओं को आपकी तरह बहादुर बनने में मदद करती हैं। आयशा उस रात पूर्ण शांति और संतुष्टि की भावना के साथ सोईं। उन्होंने अपने जीवन के सबसे अंधेरे पल को एक ऐसी रोशनी में बदल दिया था जो हजारों अन्य महिलाओं के लिए रास्ता रोशन करती थी। उन्होंने अपना वास्तविक उद्देश्य पाया था। उन्होंने एक असाधारण बच्चे को पाला था और उन्होंने एक बड़ी मांझी की स्मृति और विरासत का सम्मान किया था जिसने उन्हें दूरी से प्यार किया था। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए आयशा समझ गईं कि हालांकि रोहित का परित्याग दर्दनाक और क्रूर था, यह उनके लिए अपने वास्तविक क्षमता और उद्देश्य की खोज करने के लिए आवश्यक उत्प्रेरक भी था। अगर उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा होता तो उन्हें कभी आश्रम नहीं मिलता, उन्हें कभी अपनी विरासत का पता नहीं चलता और वह कभी भी वह शक्तिशाली और स्वतंत्र महिला नहीं बन पाती जो वह अब थीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक के साथ साझा करें और ऐसी ही प्रभावशाली कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाला अगला वीडियो देखें। भगवान आपका भला करे।